जय हिंद सभी लोगों को। मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर। आप लोग मुझे जानते हैं डिफेंस उस्ताद के नाम से और मेरे रिकॉर्ड्स तो आपको पता ही हैं। हम लोग कवर कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स और आज हम कवर करेंगे पार्ट 1 मार्च 2025 का। करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो मई के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को सीडीएस ड्राइव में नीचे लिंक में मिल जाएंगे। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इनको स्टडी कर सकते हो। ठीक है। मार्च ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स जो है वो हमने थोड़े से और कंसाइज कर दिए थे। मार्च वाले करंट अफेयर्स को थोड़ा अपडेट किया गया था अननेसेसरली। कई सारे करंट अफेयर्स उसमें लाइंस थी, कंटेंट था, उसको रिमूव किया गया। और अब करंट अफेयर्स और ज्यादा बेटर और ज्यादा कंसाइज जो है वो हो चुके हैं। नंबर्स कम नहीं हुए हैं बट कंसाइज उसको हमने कर दिया है। मेरे बारे में आप जानते ही हैं, मैंने सीडीएस और एफकेट 6 और 5 बार निकाला है। मैंने एमबीए किया है बिट पिलानी से और उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है विद माय जॉब। मैं सीडीएस सीएपीएफ एनडीए एफकेट की प्रिपरेशन करवाता हूं। अभी हमारे ऑनगोइंग बैचेस जो हैं वो सीडीएस एंड सीएपीएफ और उसके साथ साथ एनडीए के आने वाले हैं फॉर 2026। बैच से याद आया, ऑफलाइन बैच का थोड़ा सा प्रोमो कर लेते हैं। आ, हमारा एक बैच ऑलरेडी रनिंग है, प्लाटून। ये जो प्लाटून बैच है ये है सीडीएस 2025 के लिए। अब अपकमिंग सीडीएस 2026 के लिए हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं प्लाटून 2। ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 महीने की रहेगी। बैच की स्ट्रेंथ 40 to 50 स्टूडेंट्स की रहेगी। लोकेशन नोएडा सेक्टर 62 में रहेगी। ठीक है। ये बैच की स्पेसिफिक है। बैच में क्या मिलेगा आपको? बैच में आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक्स करने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स के जो मॉक्स होते हैं हर मंथली वो भी आपको करने को मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज मॉक आप समझ लीजिए कि एक सब्जेक्ट के अराउंड 3 से 4 मॉक्स आप करोगे ही करोगे। और सिमिलरली करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रिंटेड नोट्स दिए जाते हैं। प्लस एक एडेड बेनिफिट इस बैच में ये है कि इस बैच में ऑनलाइन क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। मतलब ऑफलाइन तो आप बैच करोगे ही करोगे, लेकिन अगर कोई क्लास मिस होती है, कुछ और होता है, तो ऑनलाइन क्लासेस जो साइमल्टेनियसली हमारी रन करती है उनका एक्सेस भी आपको दिया जाएगा। मतलब 2 in 1 फैसिलिटी है और इनका एक्सेस पूरे 1 साल तक रहता है ना। तो प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिलते हैं, करंट अफेयर्स की जो शीट्स हैं वो भी मिलते हैं। सब कुछ आपको जो है कंटेंट एज इट इज दिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब अगर आपको इनरोल करना है तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो इस पर्टिकुलर नंबर पे। ऑलरेडी 8 to 10 सीट्स हमारी फिल हो चुकी हैं और जैसे ही हमारी 40 सीट्स को क्रॉस करेगा वैसे ही हम लोग इसके एनरोलमेंट कर देंगे टोटली बंद। क्योंकि जब बच्चों को सब्जेक्टिव एवल्यूशन किया जाता है बैच में, तो उसमें एक सर्टेन स्ट्रेंथ को ही मैं क्या कर सकता हूँ, डील कर सकता हूँ। उससे ज्यादा डील करना पर्सनली मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जरूरत से ज्यादा बच्चे नहीं ले सकते। ठीक है। क्लासेस फुल ऑन डिजिटल बोर्ड जो है उस पर पढ़ाई जाती हैं। इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाई जाती है। जहां पर जरूरत पड़ती है वहां तो इंटरेक्शन रहता ही रहता है, जहां पर नहीं पड़ती वहां पर नहीं रहता है। ठीक है। तो क्लासेस में अटेंडेंस आपकी रेगुलेट की जाएगी। 90% से ज्यादा अटेंडेंस आपकी मांगी जा रही है। अगर आप 90% से ज्यादा अटेंडेंस दे सकते हो देन आई एम गिविंग यू गारंटी कि आप लोग सीडीएस एग्जाम क्लियर कर लो। उससे कम अटेंडेंस दोगे तो मेरी गारंटी वर्क नहीं करेगी, है ना। तो मुझे कुछ ऐसे एस्पिरेंट चाहिए जो डिसिप्लिन हो, जो भयंकर मोटिवेटेड हो कि भाई नहीं, निकालना है, एग्जाम करना है क्लियर। ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं वो मुझे चाहिए जो कि एग्जाम क्लियर करें। इसके साथ साथ हॉस्टल अकोमोडेशन भी अवेलेबल है। ये जो हॉस्टल है इस हॉस्टल को कोएड हॉस्टल बोलेंगे हम। इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों रहते हैं। सेपरेट पोर्शंस रहते हैं दोनों के। इसमें यूजुअली जो आपका क्या बोलते हैं, ये बॉयज के लिए भी है। बॉयज के लिए स्टार्टिंग आपका जो रहता है वो रहता है आपका 4 सीटर रूम से, वो सबसे इकोनॉमिकल है। और इसमें आपका फूड भी शामिल रहता है ऑल द टाइम। आपकी लॉन्ड्री जो रहती है एक पर्टिकुलर लिमिट तक वो भी रहती है। वाईफाई भी शामिल रहता है और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो है इंडोर और आउटडोर वो दोनों अवेलेबल है। मतलब इट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन नोएडा। ये समझ लीजिए आप। बाहर पीजी में जाओगे तो खराब काम रहेगा। लड़कियों के लिए वो भी अवेल कर सकते हैं, बट लड़कियों के लिए गवर्नमेंट हॉस्टल जो है वो भी आ जाता है। इट इज रन बाय यूपी गवर्नमेंट। काफी सेफ है, सिक्योर है। वहां पे भी तकरीबन यही सारी चीजें रहती हैं। खर्चा आपका अप्रोक्सीमेटली 11,000 से लेके 13,000 तक पर मंथ आ जाएगा ऑफ द हॉस्टल। क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं तो एसी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं होगा। बाकी सारा इसमें ऑल इंक्लूसिव। कोर्स की ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कोर्स की फीस क्या रहेगी, देखो कोर्स की फीस का कुछ ऐसा पैटर्न है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग आईएमए के लिए ऑप्ट कर रहे हो जिसमें इंग्लिश, जीके और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स तीनों रहेगा, इसकी फीस अप्रोक्सीमेटली आपको पड़ेगा
28 to 30,000 फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ। ठीक है, इतना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसमें ऑटोमेटिकली आपका एफ कैट का प्रिपरेशन भी शामिल रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आप ओटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब इंग्लिश और जीके को कवर कर रहे हो, तो आपकी फीस जो है वो रहेगी अप्रोक्सीमेटली 20 to 22,000। लेकिन अगर आप ओटीए और उसके साथ साथ में एफ कैट भी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी फीस रहेगी अप्रोक्सीमेटली 25,000, क्योंकि ओटीए प्लस एफ कैट में एफ कैट का मैथमेटिक्स का जो सिलेक्टेड पोर्शन है, रीजनिंग वाला पोर्शन है, वो इसके अंदर आ जाता है। और तो उसके लिए थोड़ी सी अलग सी चीजें रहती हैं। फीस आप लोग दो पार्ट्स में पे कर सकते हो। सबसे पहले आधा पार्ट एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन फी आप स्टार्टिंग में करोगे, उसके 30-45 डेज के अंदर आपको जो है बाकी सारा सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये फैसिलिटी हम दो पार्ट्स में आपको पे करने का दे सकते हैं। इंस्टाग्राम और बाकी सारी चैनल्स तो आप जानते ही हो। अगर आपको हमारे पुराने इट्स ऑनगोइंग बैच के स्टूडेंट से अगर आपको कांटेक्ट करना, उनसे बातचीत करनी हो, तो आप उनका फीडबैक भी ले सकते हो। उसके लिए आपको मुझसे रीच आउट करना पड़ेगा, एंड आई विल प्रोवाइड यू विद द कॉन्टैक्ट नंबर्स और द पर्टिकुलर सोशल मीडिया हैंडल्स। ठीक है, तो देखो ये तो बात थी भाई हमारी पूरा प्रमोशन की, बैच की, अपकमिंग बैच की, सीडीएस की। अब हम आगे बात कर लेते हैं वीकली करंट अफेयर्स की। सबसे पहले आता है प्रिविलेज मोशन, यानी कि एक प्रिविलेज मोशन जो है वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स यानी कि जयशंकर जी, उनके अगेंस्ट में रेज किया गया। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला गया कि उन्होंने हाउस के अंदर में मिसलीडिंग और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ऐसे क्यों हाउस में क्या होता है ना, आपको प्रिविलेज दिया जाता है, आपको इम्यूनिटी दी जाती है। तो अगर आप गलत इंफॉर्मेशन दोगे, तो आपके अगेंस्ट में ब्रीचिंग प्रिविलेजेस यानी कि आपने प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल किया है, इसका मोशन उठाया जाएगा। है ना, कि पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं, आपने उनको क्या किया है, आपने उनको ब्रीच किया है, आपने हमें गलत शब्द इन्फॉर्मेशन दी है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं? वो राइट्स एंड इम्यूनिटीज होती हैं जो दी जाती हैं आपकी एमपीज को। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को दी जाती हैं। ये इनको इंडिविजुअली भी दी जाती हैं, इंडिविजुअल मैनर में, और कलेक्टिव यानी कि एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, एज अ पार्ट ऑफ लोकसभा या राज्यसभा, उसके तौर पे भी दी जाती हैं। क्यों? ताकि अपने फंक्शंस को निर्भीक रूप से ये फंक्शन कर सके, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के। अब यहाँ पे जो स्पीकर या जो चेयरमैन होगा वो ये डिसाइड करेगा, ठीक है, प्रिविलेज मोशन के ऊपर, कि भैया प्रिविलेजेस जो कमिटीज ने दिए हैं उसके ऊपर इनको क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना, इसके ऊपर कौन डिसाइड करेगा? इसके ऊपर में स्पीकर या फिर चेयरमैन डिसाइड करता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो जीएसआई इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, और ये 175th ईयर अपना फाउंडेशन डे का मना रहे हैं, इस पूरी जियो साइंटिफिक लेगेसी का मना रहे हैं। 1851 में इसको स्टेब्लिश किया था सर थॉमस ओल्डहैम ने। नोडल मिनिस्ट्री अभी के टाइम पे इनकी आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, हेडक्वार्टर इनका आता है कोलकाता, और इनका रोल रहता है जियोलॉजिकल मैपिंग, मिनरल एक्सप्लोरेशन, डिजास्टर स्टडीज, जियो साइंटिफिक रिसर्च, एसेट्रा एसेट्रा। बंजारा यानी कि व्यापारी मुकेरी लबन, इस कम्युनिटी की बात करते हैं, तो हिस्टोरिकली ये जो आपकी कम्युनिटी है मल्टी रिलीजियस आती है, मल्टी लिंग्विस्टिक आती है, मतलब रिलीजियस के तौर पे भी देखा जाए तो इसमें रिलीजियस मल्टीपल आ जाते हैं, और मल्टी आपका लिंग्विस्टिक की बात किया जाए मतलब भाषाएं भी ये लोग कई सारी बोल लेते हैं। तो ये आपके नोमेडिक ट्रेडिंग कास्ट होते हैं जिनका ओरिजिन मेवाड़ में हुआ था, राजस्थान के रीजन। गांवों में ट्रेड करते हैं, शहरों में ट्रेड करते हैं, इवन रीजन टू रीजन भी ये लोग आपके माइग्रेट करके ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। प्राइमरी आइटम ट्रेडिंग में इनके आ जाते हैं ग्रेन्स, पल्सेस, ठीक है, शुगर, सॉल्ट, उसके साथ वुड, टिम्बर वगैरह वगैरह। तो ये आपके क्या करते हैं, लार्ज ग्रुप्स में ट्रेवल करते हैं, उन ग्रुप्स को बोला जाता है तंडास। इनके लार्ज ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और हर तंडा को एक चीफ लीड करता है, इसका नाम होता है नायक। अब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि 10% आपका एडिबल ऑयल कंजप्शन में, जो हम खाने वाला तेल यूज करते हैं सरसों वरसों, इन सब में एटलीस्ट 10% जो है वो कट होना चाहिए, मोटापे से हमें लड़ाई लड़नी है ना। तो इन्होंने बोला सबसे पहले तो 2022 में इन्होंने इस टॉपिक को रेज किया था, और उन्होंने बोला था कि पूरी ग्लोबली देखा जाए तो 1 in 8, 8 में से एक इंसान जो है वो ओबेसिटी के साथ जी रहा है। ठीक है, और चिल्ड्रन में, एडोलेसेंट्स में, जो 5 से लेके 19 साल तक की एज वाले हैं, उनमें तो ये 4 टाइम्स ज्यादा बढ़ चुका है, क्वाड्रुपल्ड हो चुका है। ओबेसिटी की बात किया जाए तो एक एबनॉर्मल या एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन होता है जो हमारी बॉडी के स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है। ठीक है, और ये हमारी हेल्थ के लिए एक रिस्क होता है, WHO की ये है ऑफिशियल डेफिनेशन। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है बॉडी मास इंडेक्स का,
एसएसबी एस्पिरेंट्स हो गए, इसके साथ तो परिचित हो गए ही होंगे। बॉडी मास इंडेक्स से हम क्या करते हैं, ओबेसिटी को क्लासिफाई करते हैं। यानी कि किसी भी इंसान का जो वेट है उसको आप किससे डिवाइड करोगे, उससे मतलब वेट आपका केजी में आ जाता है, उसको आप लोग डिवाइड कीजिए उसकी हाइट के साथ। ठीक है। हाइट क्या बोलते रहती है, वो आपकी रहती है मीटर्स में। ठीक है। और ओवरऑल आपको जो बीएमआई मिलता है वो मिलता है केजी पर मीट्रिक मीटर स्क्वायर, सॉरी, इसके हिसाब से मिलता है। तो अगर 25 या उससे ज्यादा का आपका बीएमआई है तो उसको माना जाता है ओवर वेट। 30 और जो आपका उससे ऊपर का है उसको माना जाता है ओबेस। अब अगर हम ओबेसिटी की बात करते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 टू 2021 की डेटा के हिसाब से बात करें तो ओवरऑल 24% जो वुमेन है इंडिया में वो, और 23% जो मैन है वो ओवरवेट या ओबेस है। ऑल इंडिया लेवल पे 5 साल से कम के जो बच्चे हैं वो ओवरवेट क्या बोलते हैं ओवरवेट आ जाते हैं। इनकी रेट भी ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है पिछले 10 साल। ओरोविल टाउनशिप की बात करते हैं तो ओरोविल वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लस ओल्डेस्ट इंटेंशनल कम्युनिटी है। इंटेंशनल मतलब इनको सोच समझकर बनाया गया है। 57th एनिवर्सरी इन्होंने रिसेंटली सेलिब्रेट की। इसकी लोकेशन आ जाती है इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में पौंडीचेरी के पास में लोकेशन इनकी आती है। 60 कंट्रीज से ज्यादा के लोग एक साथ यहाँ पर रहते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में यकीन करते हैं। दो ऐसा बोला जाता है कि इट इज नॉट दैट हैबिचुअल एनीमोर, अब ये थोड़ा फील्ड कंसेप्ट बन चुका है, बट स्टिल काफी यूनिक कंसेप्ट था। 1968 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, एक टाउनशिप टाइप का आपका बनाया गया था। और ये बनाया गया था, एक पर्टिकुलर पर्सन आते हैं मीरा अल्फासा, इनको द मदर के तौर पे जाना जाता है। ठीक है। इनके सपनों के हिसाब से इसको बनाया गया था। इसमें श्री औरबिंदो जो हैं, जो क्रांतिकारी रह चुके हैं इंडिया के, उनकी टीचिंग्स के हिसाब से इसको बनाया गया। 1908 में श्री औरबिंदो जो है उनको अलीपुर या मानिकटोला बॉम्ब के कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है, अलीपुर बॉम्ब केस कहा जाता है। उसमें उन्होंने बोला था कि स्पिरिचुअल नेशनलिज्म भी हमारा एक तरीका है। यानी कि इंडिया जो है एक डिवाइन एंटिटी है, मदर इंडिया, भारत माता का कंसेप्ट उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया था। इसको यूनेस्को ने आपका 1966 में एक वाइटल प्रोजेक्ट बताया था ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए। एवलांच की बात करते हैं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं उनको रेस्क्यू किया गया। एक एवलांच के अंदर वो लोग दब गए थे। ये एवलांच आया था आपका माना विलेज में, जो कि उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में लाए करता है। सवाल वही उठता है कि भैया एवलांच क्या है, तो एवलांच में क्या रहता है, एक लार्ज मास आपका स्नो का, उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। स्नो भी हो सकता है, आइस भी हो सकती है, आपकी हाई स्पीड के साथ में, बहुत तेज स्पीड होती है एकदम से, काफी स्पीड होती है, काफी टर्बुलेंस होता है, काफी फोर्स होता है। इससे जब नीचे नीचे आता है तो रास्ते में जो भी चीजें आती हैं उनमें काफी ज्यादा होता है डिस्ट्रक्शन। कुछ फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो इसके लिए मतलब इसको ट्रिगर करने के लिए जरूरी रहते हैं। एक फैक्टर तो रहता है स्नो का एक्यूमुलेशन। दूसरा रहता है कि स्लोप यानी कि ग्राउंड जो है वो किस प्रकार का है। और उसके बाद में वेदर कंडीशंस या मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो, दो बेसिक टाइप के एवलांचेस आते हैं आपके। एक तो रहता है लूज स्नो एवलांच, नाम से ही पता चल रहा होगा लूज स्नो वाला रहता है ना। और दूसरा रहता है स्लैब एवलांच। स्लैब एवलांच में एकदम पूरा आपका जो टुकड़ा जो पीस है वो गिरता है, और लूज वाले में जो आपकी लूज वाली स्नो रहती है वो धीरे धीरे क्या करती है, आपका मूव करती है। अब 10,000 फार्मर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओ जो हैं उनको गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम के अंडर में फॉर्म किया गया है। एफपीओज आपके सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंडर में आ जाते हैं, है ना। स्कीम फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओज, इसको लॉन्च किया गया था फैब 29 2020। ठीक है। एफपीओ बेसिकली आपका प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का ही एक टाइप आ जाता है। इसके मेंबर्स जो हैं वो यूजुअली होते हैं फार्मर्स। ठीक है। और ये एक लीगल एंटिटी होती है जिसको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि फार्मर्स, मिल्क प्रोड्यूसर्स, क्राफ्ट्समैन वगैरह ने मिलके बनाया होता है। अब ये पूरा स्कीम का मतलब क्या परव्यू किया जाता है। सबसे पहली बात है, इसके साथ में जो डील करेगा वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये डील करते हैं। इसमें हमारे कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि जिले जो हैं वो बनाए जाते हैं। मतलब ये इंश्योर किया जाता है कि एटलीस्ट एक एफपीओ आपका इन डिस्ट्रिक्ट्स के एक ब्लॉक में पाया जाए। ब्लॉक तो आपको पता ही है, क्लस्टर ऑफ विलेजेस जो रहता है,
है ना। तो मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कंसेप्ट के क्लस्टर मॉडल के बेसिस पे इसमें आपका 5 साल तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया जाता है, मतलब बेबी सिटिंग की जाती है जब तक नया एफपीओ आपका ना बन जाए। फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह भी आपका दिया जाता है तकरीबन 3 साल तक। ठीक है। उसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड हाई कोर्ट ऑर्डर ड्यू टू जुडिशियल ओवररीच, यानी कि हमारा केस का नाम आता है मान सिंह वर्मा केस। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को डायरेक्शन दिया था कि आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए जिस भी बंदे को आपने गलत तरीके से पकड़ा था उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप उसको कंपनसेशन दो। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को पलट दिया। उन्होंने बोला कि देखो ये है जुडिशियल ओवररीच, मतलब आप अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन से ज्यादा बढ़ रहे हो, क्योंकि सीआरपीसी उसके साथ साथ बीएनएस जो भी है इसमें किसी प्रकार का आपका कंपनसेशन देने का प्रोसेस नहीं है कि अगर आपने इलीगली किसी को डिटेन कर रखा है, इलीगल डिटेंशन है, तो आप उसको बाद में कंपनसेशन दीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोला है ना। तो जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के प्रिंसिपल्स वही कहते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म में कोर्ट्स का एक प्रोएक्टिव स्टैंड पॉइंट होता है, मतलब कि इसको हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है स्यो मोटो, हिंदी में बोला जाता है स्वतः संज्ञान, खुद से ही सेल्फ कॉग्निजेंस लेते हैं किसी चीज का, सिटीजन्स के राइट्स को बचाने के लिए, सोसाइटी में जस्टिस को फैलाने के लिए, जैसे पीआईएल्स पे। जुडिशियल ओवररीच में क्या रहता है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक एक्सट्रीम फॉर्म आ जाता है, कट्टरवाद आ जाता है। जब कोर्ट क्या करता है, अपने एरिया से बाहर जाके एक्ट करने की कोशिश करता है, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, या एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और लेजिस्लेचर यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, या फिर जहां पे भी कानून बनाए जा रहे हैं उनकी फील्ड में दखलंदाजी जो है वो आपका करता है। ठीक है। अब उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने आपकी 7th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की को चेयर किया है। इसके अंदर में कुछ आपके की डिसीजंस भी लिए गए हैं, जैसे कि एक लिया गया है कि फर्स्ट रिवराइन डॉल्फिन, DOLPHI, है ना, डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट आपकी रिलीज की गई है। इसमें बोला गया है कि आपकी डॉल्फिन जो है देश में 6327 है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट है यूपी में, देन आता है हमारे पास बिहार, देन आता है वेस्ट बंगाल, और उसके बाद आता है असम। ये तो डॉल्फिन का था। उसके बाद आपको बनाया जा रहा है नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ, ये बनाया जाएगा आपका जूनागढ़, हाँ जूनागढ़ में बनाया जाएगा, वाइल्ड लाइफ हेल्थ और डिसीज मैनेजमेंट के लिए। इसके साथ साथ आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस भी बनाए जाएंगे, कहाँ पर, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, सेकॉन एच बोला जाता है इसको, यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है। इसकी लोकेशन आती है कोयम्बटूर में। तो ये यहाँ पर किया जाएगा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील करने के लिए। इसके साथ साथ आपका 16th एशियाटिक लॉइन जो है, इसकी पॉपुलेशन एस्टिमेशन जो 2025 में किया जाएगा, इससे पहले आपका जो है 2020 में सेंसस किया गया था। ठीक है। और फिर आ जाता है हमारा चीता इंट्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो आपके गांधी सागर सेंचुरी में किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, और बन्नी जो ग्रासलैंड्स आ जाते हैं गुजरात, वहां पे। ठीक है। NBWL के बारे में मैंने वैसे तो पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी में, लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए कि इसको WPA 1972 के अंडर में बनाया गया था। इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वाइस चेयरपर्सन यूजुअली कोई आपका यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ही रहता है, या फिर यूनियन मिनिस्टर रहता है आपका, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाला मिनिस्टर। और इसके अंदर और आपके अलग अलग जो मेंबर्स वगैरह रहते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं प्राइस पैराडॉक्स की। तो कुछ एनालिस्ट जो हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु का जो टनल रोड है और जो आपका डबल डेकर रोड्स वगैरह है ना, अगर आप उनको बढ़ाओगे, उसको एक्सेम्प्लीफाई करोगे, तो फिर उससे प्राइस पैराडॉक्स हो। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये आता है कि अगर आप एक्स्ट्रा कैपेसिटी बढ़ा रहे हो किसी नेटवर्क में, है ना, तो इससे क्या होगा, इससे क्या बोलते हैं, मतलब आप एक्स्ट्रा कैपेसिटी किसी नेटवर्क में बढ़ा रहे हो, इस नेटवर्क के अंदर में जो एंटिटीज आ जाती हैं उनके पास खुद की चॉइस आती है मूव करने की, और वो सेल्फिशली अपने हिसाब से मूव करेंगे। जो रोड में होता है ना, कार वाला खड़ा है, यहाँ छोटी सी जगह है, बाइक वाले घुस गए एकदम से बीच में, और यहाँ से दूसरी कार निकल नहीं पा रही है, समस्या हो जाती है। तो अगर मूविंग एंटिटीज सेल्फिशली आपकी चूज कर रही हैं उस रूट से निकलना, तो कई केसेस में ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो आपकी और ज्यादा मतलब कि जो होगी, उसकी वजह से और ज्यादा ट्रैफिक ऐड होगा।
अल्टीमेटली जो बेनिफिट्स आपने सोचे थे वो यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। यानी कि कोलकाता की बात कर लें, बेंगलोर की बात कर लें, उनको भी यही सेम क्रिटिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आपका ट्रैफिक कंजक्शन। ठीक है। सोमनाथ टेम्पल की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ टेम्पल में जाके अपनी प्रार्थनाएं की। इसका लोकेशन आता है प्रभास पाटन, दैट इज नियर वेरावल इन सौराष्ट्र गुजरात। इसकी हिस्ट्री की बात किया जाए तो इसको कई बार डिस्ट्रॉय किया गया है इन्वेडर्स के द्वारा, खासकर खासकर क्या इस्लामिक इन्वेडर्स के द्वारा। जैसे महमूद की बात करें तो महमूद ऑफ गजनी जो है, उसने इसको क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, अपने लास्ट इंडिया के क्या बोलते हैं इन्वेजन में। उसके बाद ये प्रेजेंट टेम्पल है, ये फॉलो करता है आपका चालुक्य नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा चौलुक्य, चौलुक्य स्टाइल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। सबसे आखिरी बार इसको 1951 में जनता के पैसों से बनाया गया था, और ये 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक आ जाता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शायद इसको बोला जाता है ज्योतिर्लिंग्स में से। और यहाँ पर आपका त्रिवेणी संगम भी आता है, प्रयागराज वाला नहीं, यहाँ पर आपकी कपिला, हिरन और सरस्वती जो रिवर्स है उनका एक संगम आता है। उसके बाद में अगर हम लाला हरदयाल की बात कर रहे हैं तो इनकी जो डेथ एनिवर्सरी पे इनको ऑब्जर्व मतलब इनको याद किया गया। ये फ्रीडम फाइटर भी थे, क्रांतिकारी भी थे। ठीक है। इनके ऊपर अर्ली इन्फ्लुएंस रहा है आर्य समाज का, इटालियन रिवोल्यूशनरी जो रहे हैं मैजिनी का, कार्ल मार्क्स का भी रहा है, और मिखाइल बकुनिन का। गदर पार्टी के एक फाउंडिंग मेंबर थे, 1913 में स्टेब्लिश किया गया था, उसके जनरल सेक्रेटरी थे। इन्होंने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के लिए जो डायस्पोरा रहता, जो पॉपुलेशन रहती है इंडिया की, उसको विदेशों में मोबिलाइज किया। ठीक है। यूएसए में इंडस्ट्रियल यूनियंस वगैरह बनाई। आपके सैन फ्रांसिस्को जो ब्रांच थी आपकी इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड की, उसके जनरल सेक्रेटरी भी थे, और बहुत सारी बुक्स भी उन्होंने लिखी। उसके बाद आते हैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एएमसी, फर्स्ट अर्बन लोकल बॉडी बन गया है जिन्होंने सेपरेट क्लाइमेट चैप्टर को अपने बजट में शामिल किया है। क्लाइमेट बजटिंग का क्या मतलब होता है? क्लाइमेट बजटिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने अब क्लाइमेट बजटिंग को मेन स्ट्रीम में शामिल कर लिया है, मुख्य धारा में, मुख्य चर्चा में शामिल कर लिया है, कि अब हम जो भी पॉलिसीज बनाएंगे, एक्शंस लेंगे, बजट्स लेंगे, वो सब इसको ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। 6 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को। तो हमारा ये जो PMSYM योजना है, इसके द्वारा यूनिवर्सल पेंशन कवरेज प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। किसको ये कराया जाता है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को किया जाता है। और उसके साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात करें तो हमारे देश की जीडीपी में 50% कॉन्ट्रीब्यूशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। तकरीबन 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स आ जाते हैं, जो कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड भी हैं। ठीक है। ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, 2019 में लॉन्च किया गया था इसको, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जरिए। इनका काम आता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ओ सॉरी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है वो दी जा सके। इसमें मिनिमम मंथली पेंशन आपको 3,000 रुपए तक की दी जाती है 60 साल की उम्र के बाद। फैमिली पेंशन का प्रोविजन इसमें रहता है कि अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है पेंशन रिसीव करते हुए, तो स्पाउस को 50% जो पेंशन है वो भी दी जाती है। फंड मैनेजर है LIC। ठीक है। और उसके साथ साथ कौन कौन एलिजिबल है, ये कुछ हमारे एलिजिबल प्रोफेशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सिंपल लैंग्वेजेस में यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर हम बात करते हैं विजयानंद पटनायक की। प्राइम मिनिस्टर ने उड़ीसा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनको याद किया, मिस्टर विजयानंद पटनायक, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के टाइम। मॉडर्न उड़ीसा के आर्किटेक्ट में से एक कहे जाते हैं, और इनको पॉपुलरली बीजू पटनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन किया। इसके साथ साथ आपको जान के हैरानी होगी कि इंडियन एयरफोर्स में ये एक पायलट के तौर पे भी इन्होंने सर्व किया था। 1961 में चीफ मिनिस्टर बने उड़ीसा के। उन्होंने कलिंगा फाउंडेशन की स्थापना रखी थी साइंस में को बढ़ाने के लिए। कलिंगा प्राइज उनको यूनेस्को के द्वारा जो है वो दिया भी गया था। और इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने इनको भूमि पुत्र का जो प्राइज रहता है, यानी कि सन ऑफ द सॉइल, उसके तौर पे भी अवार्ड किया गया था इंडोनेशिया की फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं उन्होंने कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं कि PILs, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस का मिसयूज किया जा रहा है।
पीआईएल का मतलब रहता है जो लिटिगेशंस, जो मुकदमे फाइल किए जाते हैं किसी ऐसी पार्टी के द्वारा जिसका कोई लोकस स्टैंडी नहीं है। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि वो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है लेकिन फिर भी वो केस फाइल कर रहे हैं, है ना, डायरेक्टली एग्रीव्ड नहीं है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट की सुरक्षा के लिए। इसको सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन और के तौर पे भी जाना जाता है, और इसको हमने यूएसए से डिराइव किया है। ठीक है, इसको किसी स्टैट के अंडर में, किसी एक्ट के अंडर में डिफाइन भी नहीं किया गया है। ये जो पावर है, ये आपकी पावर पब्लिक को दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? कोर्ट के द्वारा दी गई है ना। इसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म के दायरे में रखते हैं। अब इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनको पीआईएल को लेने का अधिकार आ जाता है, आर्टिकल 32 और 226 इसके अंडर में। अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? इसकी स्टार्टिंग हुई थी मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई फैजल भाई 1976 के केस में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि लोकस स्टैंडी का जो प्रिंसिपल होता है वो पहली बार दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और केस आता है 1979 में। इसमें आता है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये हमारा पहला केस था जिसमें पीआईएल आपकी रिपोर्ट की गई थी, रिपोर्टेड केस आपका आया था। उसके बाद एक और केस आता है जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर। ये हमारा केस नहीं, मतलब ये पहले आपके जजेस आते हैं इंडिया के जिन्होंने पीआईएल्स को एडमिट किया था। और जो हमारे जस्टिस पीएन भगवती जो हैं, इनको फादर ऑफ पीआईएल जाना जाता है इंडिया में। उसके बाद असम जो है उन्होंने एक लॉ को अमेंड किया है जो स्टेचुटरी ऑटोनोमस काउंसिल के ऊपर बेस्ड है। असम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इन्होंने इस बिल को पास किया है ना। और इसके द्वारा गवर्नर को अब अलाउ कर दिया गया है कि वो स्टेचुटरी ऑटोनोमस काउंसिल्स का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकें अगर इनके इलेक्शंस डिले हो रहे हैं तो, या फिर एक्सटेंडेड टर्म के बाद में इलेक्शंस जो हैं वो आपके किए जा रहे हैं। ये जो काउंसिल है इसके द्वारा हमारे बहुत सारे एरियाज को इफेक्ट किया जाएगा। इसमें एक तो है मिसिंग, ठीक है, नाम ही मिसिंग है भाई। एक का नाम आ जाता है थिंगल कचारी, एक का नाम आता है देवरी, देवरी भी इसमें नहीं है, सारे नाम मुझे लिखने पड़ेंगे। देवरी आ जाता है, एक का नाम आता है सोनोवल कचारी, और उसके बाद आता है राबा हसन और तिवा। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं। इस अमेंडमेंट के द्वारा जो है आपका 1 साल का एक्सटेंशन अलाउ किया जाता है, मतलब कि 6 + 6 महीने की टर्म में गवर्नर के इंटरवेंशन से पहले। अब देखो ट्राइबल एरियाज के गवर्नेंस की बात करें तो इनके लिए रहती हैं स्टेट्यूटरी ऑटोनोमस काउंसिल्स, यानी कि इनको स्टेट्स जो हैं वो स्टेब्लिश करते हैं। पहले स्टेट्स क्या करते हैं, आपके स्टेट लेजिस्लेचर में एक कानून को पास करते हैं। ठीक है, मणिपुर के पास भी आपका जो है वो 6 ऐसी काउंसिल्स आ जाती हैं। इनका ऑब्जेक्टिव होता है ट्राइबल कम्युनिटीज के सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, इथनिक और कल्चरल डेवलपमेंट को बचा के रखना। असम में कुछ पावर्स भी इनको दी जाती है। 34 ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनके ऊपर में इनकी पावर्स आ जाती है। कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गया, लैंड हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब आ गया। अब इनके ओवरऑल अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो 6th शेड्यूल के अंदर में ये लाई करती हैं। 6th शेड्यूल यानी कि आर्टिकल 244। इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला गया है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स असम में एस्टेब्लिश की जाएगी, इसके साथ साथ मेघालय में की जाएगी, आपकी मिजोरम में और त्रिपुरा में की जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट आपकी मतलब कि किसी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के एरिया में अगर एक से ज्यादा ट्राइब रहते हैं तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, उसमें से एक अलग से ऑटोनोमस रीजन बना सकते हैं, एक रीजनल काउंसिल भी बना सकते हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल आता है जैसे आपका, इसमें दीमा दीमा हसाओ आता है, कर्बी एंगलोंग आते हैं। ये 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो आपकी आती हैं असम के अंदर में। तकरीबन 30 मेंबर्स होते हैं उनके पास में, 4 नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, बाकी सारे के सारे जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। एक्सेप्शन हमारा बोडोलैंड वाला आ जाता है, इसमें आपके अप्रोक्सीमेटली 46 मेंबर्स आते हैं। इनका टर्म 5 साल का रहता है। इनके पास भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल पावर्स रहती हैं। गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट या मॉडिफाइड कर सकता है। टोटल आपके पास में 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं जो कि 4 स्टेट्स में फैली हुई है। अब आगे आता है राइट टू लाइवलीहुड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने परमिट कर दिया है रणवीर अल्लाहबदिया को कि वो अपने प्रोग्राम्स को ऑन एयर ला सकते हैं क्योंकि ये उनका रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स भी बताए और बोला कि आर्टिकल 21 के हिसाब से राइट टू लाइफ और राइट टू लाइवलीहुड सब नागरिकों को दिया जाता है, और आर्टिकल 39
के द्वारा उन्होंने ये भी बोला कि स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि सारे सिटीजन्स चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो इक्वली उनको राइट आ जाता है रोजी रोटी कमाने के अधिकार का, राइट टू एडुकेट लाइवलीहुड आ जाता है ना। ये उन्होंने बोला। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट आ चुके हैं, लाइक ओल्गा टेलिस वर्सेस वही एमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें आपका पेमेंट ड्वेलर्स वाला केस आ जाता है, जो फुटपाथ पे सामान वगैरह की बिक्री करते हैं, कि राइट टू लाइवलीहुड इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। और किसी के पास अगर लाइवलीहुड नहीं है तो फिर राइट टू लाइफ कहाँ से आ गया। उसके बाद आपका एम जे शिवानी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का केस आता है, इसमें भी बोला गया था राइट टू लाइफ राइट टू लाइवलीहुड। फिर अगर हम पोषण अभियान की बात करते हैं तो रिसेंटली आपका पोषण पोषण का फुल फॉर्म आता है प्रधानमंत्री ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था, 7 साल हो चुके हैं कंप्लीट। इसकी मिनिस्ट्री आ जाती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है लेकिन एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूट करता है स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव एडोलेसेंट गर्ल्स के अंदर न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ाना। ठीक है, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन जो है, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, और बच्चे जो 0 से लेकर 6 साल तक की उम्र के आ जाते हैं। उसके बाद आपका पोषण 2.0 जो है वो भी लॉन्च किया गया था 2021 में। कई सारे प्रोग्राम्स को आपस में मिक्स किया गया, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम वगैरह को, और मतलब इन सबको एक अम्ब्रेला स्कीम के अंडर में डाला गया। फंडिंग पैटर्न वही रहता है आपका, ऐसे स्टेट्स और यूटीज जिनके पास लेजिस्लेचर विधानसभा है वहां पैटर्न 60-40 का रहेगा, लेकिन 60 यूनियन गवर्नमेंट 40 स्टेट या यूटी गवर्नमेंट। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं प्लस हिमालयन स्टेट्स आ जाते हैं, यहाँ पर 90-10 का रहता है, 90 सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसे यूटीज जहाँ पर विधानसभा नहीं है वहाँ 100% पैसा कौन देगा, यूनियन गवर्नमेंट। गोविंद बल्लभ पंत जी की बात करते हैं, एमिनेंट फ्रीडम फाइटर और फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी। इनको याद किया गया उनकी डेथ एनिवर्सरी के दौरान। इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, 1921 में पॉलिटिक्स में एंटर किया। और उस समय की जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थी, है ना, ऑफ आगरा एंड अवध, वहां से ये विधानसभा भी गए थे प्री इंडिपेंडेंस टाइम में। ठीक है, इसके साथ साथ इनको कांग्रेस ने अपॉइंट किया था रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और बाकी क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए काकोरी केस में। सॉल्ट मार्च में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, नमक मार्च में, क्विट इंडिया मूवमेंट में। 1930 में इनको अरेस्ट भी किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्लान करते हुए। इसके साथ साथ सीएम के तौर पे भी कॉन्ट्रीब्यूशंस काफी ज्यादा आ जाते हैं। इन्होंने जमींदारी सिस्टम जो है उसको खत्म करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल उठाया। ठीक है, हिंदू कोड बिल जो रहता है उसको भी पास करवाया, हिंदू वुमेन को राइट दिया डाइवोर्स का, और उसके साथ साथ में इनहेरिटेंस का। ठीक है, होम मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषाई आधार पर आपके जो स्टेट्स हैं उनको रिऑर्गेनाइज करवाया। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे भी उन्होंने स्टेब्लिश किया सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ स्टेट्स में इनको भारत रत्न दिया जा चुका है इन 1957। बंगस वैली की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो बंगस वैली को लाइन ऑफ कंट्रोल के पास प्रमोट कर रही है, एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पे। कहाँ लाई करता है बंगस वैली, बंगस वैली आपका लाई करता है ट्रांस हिमालयन रीजन में। ये भैया आपका बंगस शायद यहीं कहीं आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांस हिमालयन रीजन में आपका लाई करता है। यहाँ पर काफी अच्छा इकोलॉजिकल कॉम्बिनेशन पड़ता है, मतलब कि आपका जो माउंटेन का पूरा बायोम है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको मार्ग यानी कि ग्रासलैंड्स जो हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं, मोस्टली आपके तैगा या फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, ये आप मेरे को राइटिंग में बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, मैं काफी कुछ गलत लिख देता हूँ। कॉनी सॉरी कॉनिफेरस, हाँ। लिखते लिखते पता नहीं क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता, जबकि मैं अगर इसको कॉपी में लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट को यहाँ पर बोलते हैं बदलू। ठीक है, इसके नाम से जानते हैं। यहाँ के हरे भरे जो मार्ग हैं वो इस पूरा वैली का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल वैली जो है वो आती है बोध बंगस, बोध बंगस के नाम से आती है ठीक है। और एक और छोटी आती है, उसका नाम है लकुत बंगस। स्वावलंबी स्वावलंबी
स्वावलंबनी की बात करें, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट की बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने कोलैबोरेशन किया है नीति आयोग के साथ में। स्वावलंबनी को लॉन्च किया है, जो कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जेंडर इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इस मूवमेंट के जरिए फीमेल स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जाएगा, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करती हैं, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, मेंटरशिप है, ये सब प्रोवाइड कराया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के द्वारा। फिर बात करेंगे एपिक की। एपिक का मतलब है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर। इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई किया है कि एपिक नंबर में जो डुप्लीकेशन आ रहे हैं, ये जो एपिक नंबर रहता है इसमें जो डुप्लीकेशन आते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि भैया फेक वोटर्स हैं, बिल्कुल भी नहीं, डुप्लीकेट या फेक वोटर्स नहीं है। ये जो 10 डिजिट की आपकी आईडी रहती है, जिसको हम वोटर आईडी कार्ड जो ईसीआई आपका इश्यू करता है, ये आपको वोटर के तौर पे रजिस्टर करता है इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है। अब यहीं पर आ जाता है एरोनेट प्लेटफॉर्म। एरोनेट यानी कि इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है। इलेक्शन ऑफिशियल्स के लिए डेवलप किया गया है, ताकि सब तरह के जो केसेस हैं, रजिस्ट्रेशंस, माइग्रेशंस, नामों को डिलीशन, एडिशन, ये सब उसके थ्रू कर सकें। और इसके लिए आपके अलग अलग डेटास क्रिएट किए गए फॉर यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 जो है, इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज डेजर्ट हंट कंडक्ट की। कहां पर? एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज। ठीक है। इसमें तीनों सर्विसेज की एलिट यूनिट्स को लिया जाता है। आर्मी से पैरा एसएफ को, मार्कोस को लिया जाता है नेवी से, और उसके बाद गरुड़ जो है उनको लिया जाता है इंडियन एयर फोर्स से। गोल्डन डोम की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रपोज किया है कि जैसे आयरन डोम इसराइल के पास है, वैसे ही एक गोल्डन डोम हम लोग भी क्या करेंगे, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है। इसके द्वारा किसी भी प्रकार की बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, क्रूज मिसाइल से जो भी एडवांस्ड एरियल अटैक्स हैं उनसे बचाया जा सकेगा। आयरन डोम से ये प्रेरित आ जाता है। और उसके बाद आते हैं ट्रोपेक्स पे। जो ट्रोपेक्स 2025 की बात करें, तो ट्रोपेक्स 2025 आपका 3 महीने कंडक्ट की गई है, जनवरी से लेके मार्च 2025। इंडियन नेवी की प्रीमियर बाइनियल वॉर एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार की जाती है। इसका काम रहता है कि इंडियन आर्मी, नेवी, सॉरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, इन सब के साथ मिला के इंटर ऑपरेबिलिटी या कोऑर्डिनेशन वगैरह देखा जा सके। फिर हम मिसाइल गांडीव की बात करते हैं, तो डीआरडीओ ने ऑफिशियली आपका एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसको गांडीव कहा जा रहा है, इसको डिजिग्नेट कर दिया है। यानी कि ये लाई करती है अस्त्र सीरीज में। यानी कि इससे पहले इसके प्रोडेसेसर्स आए हैं। अस्त्रा MK1 आया है, अस्त्रा MK2 आया है। इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो आपका सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम है। ठीक है। इसकी स्पीड सुपरसोनिक स्पीड पे लाई कर सकती है, यानी कि मैक 4.5 पे, 300 से 350 किलोमीटर पर के बेसिस पे, मतलब रेंज है उसकी। फिर हम फॉकलैंड आइलैंड्स की अगर बात करें, तो इंडियन नेवल सेलिंग वेसल INSV तारिणी जो है, उसने एंटर कर दिया है पोर्ट स्टैनले। ये जो पोर्ट स्टैनले है, ये फॉकलैंड आइलैंड्स में लाया करता है। और ये जो हमारा INSV तारिणी है ना, ये आपका परफॉर्म कर रहा है नाविका सागर परिक्रमा सेकंड वाला एडिशन है। सरकम नेविगेशन कर रहा है पूरे ग्लोब का। इस एक्सपीडिशन को 2 वुमेन ऑफिसर्स लीड कर रही हैं आपके। इससे इंडियन आर्मी का, नेवी का सॉरी, कमिटमेंट पता चलता है जेंडर एम्पावरमेंट और मैरीटाइम एक्सीलेंस। फॉकलैंड आइलैंड्स की कैपिटल भी स्टैनली आ जाता है। ये हमारा लाया करता है साउथ एटलांटिक, साउथ अटलांटिक में लाई करता है। ठीक है। और क्या था भैया इसके बारे में, साउथ अटलांटिक के बारे में आसपास सबका लाई करता है। हाँ, अर्जेंटीना के ईस्ट में, अर्जेंटीना के भाई ये, हाँ, अर्जेंटीना के ईस्ट की तरफ ही आपका आ जाता है। और ये आर्किपेलागो है। ठीक है। प्लस ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज के तौर पे भी इसको माना जाता है, मतलब कि इनका खुद का गवर्नेंस तो ये लोग खुद चलाते हैं, बट इनका डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को यूनाइटेड किंगडम जो है देखता है। तो इसको बोला जाता है ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज। इसको अर्जेंटीना भी क्लेम करता है। ठीक है। इसको अर्जेंटीना जो है वो बुलाता है एक अलग नाम से, आइसलास माल विनाश से।
ठीक है। 1982 का फॉकलैंड वॉर्स जो है वो इसी की वजह से हुए थे। यहाँ पर फिशरीज काफी पाई जाती है, सी ट्राउट, स्क्विड वगैरह, कॉन्टिनेंटल शेल्फ काफी ज्यादा इनका बड़ा है। तो यहाँ पे अभी तक हमने जो कवर किए थे वो थे आपके नेशनल और डिफेंस के करंट अफेयर्स। अब जो नेक्स्ट हम कवर करने जा रहे हैं वो आपके आ जाएंगे इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम देखेंगे उरुग्वे, इसकी कैपिटल है मोंटेविडियो। अब यहाँ पर इनके नए प्रेसिडेंट आए हैं, उनका नाम है यमांडू ओरसी। ठीक है। उरुग्वे साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। साउथ अमेरिका का आप इसको सेकंड स्मॉलेस्ट नेशन भी बोल सकते हो आफ्टर सूरीनाम। सूरीनाम के बाद ये सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है। इसके ऊपर की तरफ आपको ब्राजील मिल जाएगा नॉर्थ में, अर्जेंटीना इसके वेस्ट में मिल जाएगा। देखने में दो ही कंट्रीज जो हैं इसके बॉर्डर एरियाज में आती हैं। और ईस्ट की तरफ है आपका अटलांटिक ओशन। यहाँ का टेम्परेचर है वार्म टेम्परेट। ठीक है। यहाँ के लैंडस्केप पे आपको मिलेंगे पंपास। पंपास क्या होते हैं? पंपास आपका एक फर्टाइल लोलैंड वाला इलाका है जहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े खेत मिलते हैं। ठीक है। तो ये इस एरियाज में लाई करते हैं। इसके बाद में ये जो टर्म पंपास है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये आपका एक केचुआ लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब होता है फ्लैट प्लेन, यानी कि मैदानी इलाका। मेजर रिवर्स यहाँ पर आती है रियो डेला पेलाडा, पहले तो ये आती है। इसको पराना रिवर के नाम से भी जाना जाता है। उरुग्वे रिवर जो है वो आती है, जो कि आपके बॉर्डर पे फ्लो करती है। उरुग्वे और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे उरुग्वे रिवर फ्लो करती है आपकी। और उसके साथ साथ उरुग्वे का जो कोस्टल वाटर्स है ना, यहाँ पर आपका कौन से करंट्स आते हैं? ब्राजील, ब्राजील करंट आता है। ठीक है, जो कि वार्म करंट है और जो नॉर्थ की तरफ मूव करता है आपका। और मालनिवास करंट जो है, जो कोल्ड करंट है, जो कि आपका न्यूट्रिएंट रिच है, जो कि नॉर्थ की तरफ मूव करता है। उसके बाद में हाँ, फॉकलैंड आइलैंड भी तो यहीं आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वॉलेस लाइन की बात करते हैं। तो वॉलेस लाइन जो है वो आपके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, एक इनविजिबल बायोजियोग्राफिकल बाउंड्री है जो कि आपकी बताई गई थी अल्फ्रेड वॉलेस के द्वारा 19th सेंचुरी में। इसमें उन्होंने एशियन और ऑस्ट्रेलियन जो फौना है उसको किया था सेपरेट। ठीक है। ये आपकी आ जाती है वॉलस, वॉलस लाइन ये वाली। ठीक है। तो इसमें आपका एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग अलग किया गया है। एक ड्रामेटिक शिफ्ट बताया गया है कि छोटे से एरिया में ही, छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में ही कितना ज्यादा चेंज आ जाता है स्पीसीज में। जैसे अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर बाली है। उसके साथ साथ अलग अलग एरियाज आते हैं, कोई बाली और लोम्बोक यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। और नॉर्थ की तरफ आपको ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ जाके आपका बोर्नियो और सुलावेसी और ये मिंडनानो जो डीप होती है फिलीपीन आइलैंड्स की, यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है। अब रीजंस क्या है? रीजन आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलियन और एशियन टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट। इसकी वजह से यहाँ पर बनते हैं वॉल्केनिक आइलैंड्स, बाली, लोम्बोक, सुलावेसी वगैरह। और ये जो आइसोलेटेड हैबिटेट्स जो रहते हैं ना, इससे इन स्पीसीज को उन्होंने टोटली अलग कर दिया है, जिससे उनका खुद का इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन हुआ है और आपस में कोई मिक्सिंग नहीं हुई। फिर हम बात करते हैं आइसोलेशनिज्म की। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो जिस तरह की पॉलिसीज अपना रहे हैं उससे आइसोलेशनिज्म बढ़ रहा है। यानी कि एक ऐसा पॉलिटिकल प्रिंसिपल या प्रैक्टिस जिसमें आप सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में ही सोच रहे हो। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटेंगलमेंट्स जो दूसरी कंट्रीज के साथ आपके आ सकते हैं, उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसकी की वजह से यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज के टाइम पे शेप की जा रही है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स में प्रॉपर तरीके से बातें हो नहीं रही हैं। ठीक है। इससे डोमेस्टिक कंट्रोल तो अच्छा हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस भी हो सकता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये आते हैं कि ग्लोबल इश्यूज पे आपकी आवाज फिर ज्यादा मायने नहीं रखेगी। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें खतरा पड़ सकता है। गम अरेबिक एकेसिया गम की बात करते हैं, तो गम अरेबिक की जो स्मगलिंग है वो सूडान से की जाती है। सूडान में युद्ध चल रहा है, इससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स में काफी असर पड़ रहा है। हिंदी में इसको हम लोग गाद बोलते हैं, गाँव के आसपास मिलती है। 80% वर्ल्ड का गम अरेबिक सूडान प्रोड्यूस करता है। ठीक है। पेड़ का जब वाटर सूख जाता है, ठीक है, एसिडिक जो ट्रीज होते हैं, जब उसका जो आपका पेड़ का वाटर सूख जाता है, तब इस तरह का जो ड्राइड वाटर सोल्यूबल एक्सक्यूटिड है वो हमें प्राप्त होता है। अब एसेसिया जो ट्रीज हैं वो अफ्रीका के सहेल रीजन में ग्रो करते हैं।
इसको गम बेल्ट के तौर पे भी जाना जाता है। और ये आपके बेल्ट्स यानी कि ग्रासलैंड्स और सवेना दोनों की कैटेगरी में लाए कर जाते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, इसके मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, तो सबसे पहले बात है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में पॉली सैकेराइड जो रहते हैं, SACC रहता है, हाँ डबल सी, पॉलीसैकेराइड्स जो रहते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम के सॉल्ट रहते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ गैलेक्टोज रेमेनोज और ग्लूकोनिक एसिड वगैरह भी इसके अंदर में मिलता है। इससे बहुत सारे यूजेस किए जाते हैं, फूड इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में मल्टीफायर के तौर पे, स्टेबलाइजर्स के तौर पे, थिकनर के तौर पे यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स में, कॉस्मेटिक्स में, पेंटिंग में, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में, और डाइटरी फाइबर के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है फूड में। फिर कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस की बात करेंगे तो लिथुनिया जो है उसने अपने हाथ खींच लिए हैं वापस कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस के इस ऑर्गेनाइजेशंस में से। उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज किए हैं, किसके लिए? रशिया से। उनका रशिया से हमें थोड़ा जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स फेस करने पड़ रहे हैं। अब क्लस्टर म्यूनिशंस जो रहते हैं ये हमारे कुछ ऐसे पर्टिकुलर वेपन्स होते हैं जिसमें आपके छोटे छोटे स्मॉलर एक्सप्लोजिव्स रहते हैं। ठीक है। सब म्यूनिशंस जिनको बोला जाता है, या फिर इनको हम लोग बॉम्ब लेट्स भी कह लेते हैं। और एक पूरे वाइड, एक मतलब ऐसे छोटे 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 रहते हैं, पूरे एरिया में फैल जाते हैं। तो सीसीएम एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें इस तरह के सारे म्यूनिशंस का यूज, स्टॉक पाइलिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसफर वगैरह आपका प्रोहिबिट किया जाता है। ओस्लो डिक्लेरेशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस 2007 के अंडर में इसको मतलब कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 2008 में एडॉप्ट किया गया, 2010 में फोर्स में आया। लीगली बाइंडिंग है, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है, आपका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंडर में आता है। अब इंडिया इसका एक सिग्नेटरी नहीं है, रशिया, चाइना, यूएस जैसी कंट्रीज भी इसकी सिग्नेटरी सिग्नेटरी नहीं है। फिर हम बात करते हैं बारबाडोस, जिसकी कैपिटल है ब्रिजटाउन। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम दिया गया, बारबाडोस अवार्ड। ठीक है। ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी कोविड 19 पैंडेमिक के दौरान, उसने बारबाडोस बारबाडोस को भी काफी हेल्प किया। अब बारबाडोस आपकी एक आइलैंड कंट्री आती है जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है, बट साउथ ईस्ट कैरेबियन सी का पार्ट आ जाता है, मतलब अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक्सटेंशन है ये। ठीक है। वेनेजुएला के नॉर्थ वेस्ट ईस्ट की तरफ आता है। इसके साथ साथ ये हमारा लेसर एंटिलीज का, ये जो कैरेबियन का लेसर एंटिलीज सिस्टम आता है ना, दो तरह के आपके आइलैंड ग्रुप्सिंग आते हैं, एक तो आता है ग्रेटर एंटिलीज और दूसरा जो आता है उसका नाम है लेसर एंटिलीज। तो ये लेसर एंटिलीज का पार्ट नहीं है, उसके साथ ग्रुपिंग तो है बट उसका पार्ट नहीं है। तो लेसर एंटिलीज एक आर्क ऑफ आइलैंड आ जाता है जो अरेबियन सी में ही लाई करता है, इस साइड की तरफ आपका जो है यही आपका लाई करता है। ठीक है। आर्कीपेलागो बोला जाता है इसको। और क्या बोलते हैं, हाँ, हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का माउंट हेलाबाई। डिनाइपर रिवर की बात करेंगे तो यूक्रेन ये क्लेम कर रहा है कि रशिया कुछ सुसाइडल मिशंस लॉन्च कर रहा है। ठीक है। ताकि डिनिप्रो रिवर पर पूरी तरीके से कब्जा कर सके। अब डिनिप्रो रिवर है, ये क्या करता है, यूक्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक इनका राइट वाला एरिया आ जाता है और एक इनका लेफ्ट वाला एरिया आ जाता है। इसकी जो कैपिटल कीव है वो इसके नदी के तट पर ही स्थित है। अब ये यूरोप की फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर है। सबसे बड़ी है वोल्गा। वोल्गा कहाँ गई भैया, वोल्गा यहाँ नहीं दिख रही है, उस साइड की तरफ है। सबसे बड़ी वोल्गा आ जाती है। वोल्गा के बाद में आपकी आती है डेनुबे। डेनुबे भी यहाँ पर नहीं है, डेनुबे आ जाती है। उसके बाद में आती है ओरल, ये भी रशिया में आती है। ठीक है। इसका ओरिजिनेशन कहाँ पे होता है? इसका ओरिजिनेशन आपका होता है इस पर्टिकुलर एरिया की तरफ। इस एरिया को बोला जाता है वोल्डाई हिल्स इन रशिया, मॉस्को के 150 मील के आसपास। रशिया से फ्लो करती है, बेलारूस जो है वहां से भी फ्लो करती है, यूक्रेन से करती है, और फिर ब्लैक सी में कर जाती है ट्रेल। फिर ओआईसी की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ओआईसी। तो ओआईसी जो है, इन्होंने अरब लीग के एक प्रपोजल को इंडोर्स किया है। इंडोर्स मतलब क्या प्रपोजल है, कि ट्रम्प का जो प्लान है ना कि गाजा को कब्जे में लिया जाए और उसके बाद उसके रेसिडेंट्स को हटा के यहाँ पर एक रिजॉर्ट वगैरह बनाया जाए, इस टाइप की चीजें। तो उन्होंने अरब लीग के अल्टरनेट प्रपोजल को ट्रम्प के अगेंस्ट में क्या किया है, इंडोर्स किया है। अब ओआईसी की बात करें तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कलेक्टिवली पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की आवाज उठाती है। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है आपकी यूनाइटेड नेशंस के बाद। 57 टोटल स्टेट्स आते हैं इसके, 4 कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए हैं।
25 सितंबर 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। सेक्रेटेरिएट इनका आता है जेड्डा में। ठीक है। उसके बाद तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग की बात करते हैं, तो तोरखाम क्रॉसिंग जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीच में एक इम्पोर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग आ जाता है, जो कि खैबर पास के पास में सिचुएटेड आ जाता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनमें गन फायर हुआ, काफी सारी चीजें हुई, क्योंकि स्मगलिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ चीजें जो है वो आपकी हो रही थी। यहाँ पर मैप को अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी, लाइक डुरंड लाइन जो है, जो आपकी पाकिस्तान और उसके साथ साथ अफगानिस्तान के बीच में खींची गई। अब हम आगे बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के करंट अफेयर्स पे। तो जो फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी है वो हाई माउंटेन एशिया में बढ़ रही है 2000 से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। 1950 से एचएमए जो है वो 0.3 डिग्री सेल्सियस पर 10 ईयर के बेसिस पे गर्म हो रहा है। अब देखो चार तरह के आपके जो फ्लड्स यहाँ पर आते हैं। एक आता है आपका रेन, या फिर इसको बोला जाता है प्लूवियल फ्लड। एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से होता है ना। पानी सरफेस पे काफी ज्यादा आ जाता है और फ्लैश फ्लड्स वगैरह आपके जनरेट हो जाते हैं, जो यूजुअली आपको देखने को मिलेगा कहाँ, हिमालयन रीजन्स। उसके बाद आपके एसएफ आते हैं, स्नो मेल्ट इंड्यूस फ्लड, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बर्फ ज्यादा तेजी से पिघल रही है और नदी के अंदर पानी जो है वो आपका ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये एसएफ आ जाता है। नदी के अंदर आपका पानी जो है वो ज्यादा बढ़ गया। ये आपका तियान शान माउंटेन्स में ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद में आ जाता है हमारा GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी कि जो हमारे ग्लेशियल लेक थे आपके, वो अब क्या कर गए हैं, भर गए हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया है कि ग्लेशियर मेल्ट करने लगे हैं। एक ऐसे ग्लेशियर वाला आपका तालाब था, उसमें से पानी बहुत ज्यादा निकला, लैंडस्लाइड वगैरह हुआ। ये आपको मोस्टली काराकोरम और हिमालयाज में मिले। और फिर आते हैं आपके LLOF, लैंडस्लाइड डैम्ड लेक आउटबर्स्ट। जब तब होता है जब लैंडस्लाइड क्या कर लेता है, इस प्रकार से रिवर को चोक कर देता है ना। टेम्परेरी लेक्स बन जाते हैं जो बाद में इसको क्रॉस करके आते हैं, एक साथ पानी काफी सारा लेके आते हैं। ठीक है। अब एचएमए यानी कि हाई माउंटेन एशिया की बात करें तो इसको एशियन वाटर टॉवर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेश वाटर का इंपॉर्टेंट सोर्स है। लार्जेस्ट रिजर्वर आता है यहाँ पर फ्रोजन वाटर का आउटसाइड द पोलर रीजन, मतलब पोलर रीजन से अलग यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका क्या है, फ्रोजन वाटर पाया जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ 10 मेजर रिवर सिस्टम को ये फीड करता है, 2 बिलियन से ज्यादा लोगों को सपोर्ट करता है। इसमें तिब्बतन प्लेटू आ जाएगा, है ना, तिब्बतन प्लेटू के आसपास के काफी सारे इलाके आ जाएंगे और हिमालयास भी आ जाता है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्रोजेक्ट लाइन के लिए, उसके कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए फंडिंग को अप्रूव कर दिया गया है। फंडिंग के लिए समथिंग अराउंड 3,000 करोड़ रुपए आपके अप्रूव किए गए हैं और बोला गया है कि एक नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ को स्टेब्लिश किया जाएगा गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, है ना। सेंटर क्या करना चाहता है, वाइल्ड लाइफ डिसीज को भी ट्रैक करना चाहता है जो कि ह्यूमस में फैल जाती हैं। इसमें कुछ हमारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, लाइक बेबेसियोसिस आ जाता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के आरबीसीज, हमारी बॉडी की नहीं सॉरी, जो लॉइंस होते हैं उनकी आरबीसीज को अटैक करता है। 2020 में आया था, एक इसका आउटब्रेक आया था कोरोना के टाइम पे ही। 23 शेर जो है वो गुजरात के गिर नेशनल पार्क में मारे गए। ठीक है। तो आपको ये चीज काफी ज्यादा सीरियस आ जाती है। उसके बाद में नोडल एजेंसी जो है वो रहेगी हमारी सेंट्रल जू अथॉरिटी। प्रोजेक्ट लॉइन को 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका एम आ जाता है कि एशियाटिक लॉइंस को बचाना है, हैबिटेट इंप्रूव करना है, रेडियो कॉलर्स और कैमरास वगैरह के थ्रू। कंजर्वेशन स्टेटस में IUCN ने इनको डाला है वनरेबल की कैटेगरी में, और WPA ने इनको डाला है शेड्यूल्ड 1, और साइट्स डालता है इनको आपका अपेंडिक्स 1। अब ये जो लॉइंस होते हैं ना, ये प्राइड्स में रहते हैं। प्राइड्स मतलब घमंड में नहीं, प्राइड्स मतलब इनका ग्रुप रहता है। ग्रासलैंड्स में, प्लेन्स में आपको दिखेंगे। मेल्स पेट्रोलिंग करते हैं, अपनी टेरिटरी को बचा के रखते हैं और सेंट मार्किंग करते हैं, ठीक है, यूरिन वगैरह के थ्रू। और फीमेल्स क्या करती हैं, ये आपकी एक साथ रहती हैं। मेल्स मैच्योरिटी पे घर छोड़ के चले जाते हैं। और उसके बाद लाइन्स क्या करते हैं, 20 घंटे के आसपास प्रॉपर नींद भी लेते हैं। ठीक है। नाइट में हंट करते हैं। और इनको कोई स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है। गेस्टेशन पीरियड इनका आपका 100 to 119 डेज तक चलता है। ये आपका कुछ डिफरेंस आ जाते हैं एशियाटिक लॉइन और अफ्रीकन लॉइन के बीच में, दैट यू कैन गो थ्रू।
श्रीलंका मल्लेश्वरी सेंचुरी की बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एंशियंट रॉक आर्ट और इंस्क्रिप्शन इस सेंचुरी की विसिनिटी में ढूंढ निकाले हैं। इसकी लोकेशन आ जाती है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपकी रिवर फ्लो करती है पेन्नार। पेन्नार रिवर जो है वो यहाँ पर आपकी फ्लो करती है कहाँ, ये लंकामेश्वर। ठीक है। अब ये जो आपकी सेंचुरी है यहाँ पर आपका एक बर्ड पाया जाता है जेवडन। जेवडन कॉर्सर बोला जाता है, नॉक्चुरल बर्ड है, रात में ज्यादा चिल करता है। ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर रेड सैंडर्स मिलते हैं, वही पुष्पा मूवी वाले। ठीक है। सैंडलवुड चंदन भी मिलता है। पैंथर, जैकॉल, चिंकारा ये सब भी आप में मिल जाते हैं। और फॉरेस्ट यहाँ के जो है वो है सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। कहाँ पे? हिल्स की तरफ। प्लेन्स की तरफ जाओगे तो झाड़ियां ज्यादा मिलेंगी, स्क्रब्स मिलेगा। ठीक है। सदर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट भी मिल सकते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे। उसके बाद इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर। बायोफ्यूल्स यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो कि ऑर्गेनिक सोर्सेज से निकाले जाती है, जैसे कि बायोमास या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट। इनको हम तीन कैटेगरीज में डालते हैं। पहले तो आ जाते हैं आपके लिक्विड वाले बायोफ्यूल्स, यानी कि इसके अंदर आ जाता है इथेनॉल। ठीक है। उसके साथ साथ बायोडीजल्स आ जाते हैं, बायोमिथेनॉल वगैरह आ जाता है। दूसरा आ जाता है भैया हमारे पास बायोगैस, यानी कि बायो एलएनजी, बायो सीएनजी वगैरह। और उसके बाद आ जाता है तीसरा सॉलिड बायोमास। इंडिया ने अराउंड 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में जनवरी 2025 में अचीव कर ली थी। ट्विटर पे आपने देखा ही होगा, थोड़ा बहुत हंगामा भी मचता रहता है इसको लेके। ठीक है। नरवाल की बात करते हैं तो रिसेंटली नरवाल्स जो हैं इनको पहली बार इनके टस्किंग बिहेवियर के लिए स्टडी किया जा रहा है। इनकी लॉन्ग टस्क की वजह से इनको जाना जाता है, जो कि होता है एक एक्चुअली में इनका दांत। मेल्स का पास आपका टस्क होता है, फीमेल्स के पास ऐसा दांत नहीं होता है। बट दोनों में आपके छोटे मोटे वेरिएशंस आ जाते हैं। कुछ फीमेल्स के पास छोटे छोटे टस्क आ जाते हैं, कुछ मेल्स के पास होता ही नहीं है। और यूजुअली कई जो नरवाल्स होते हैं उनके पास में दो टस्क भी आ जाते हैं। ठीक है। टच का यूज कैसे करते हैं? ये किसी भी जगह की सैलिनिटी को नापने के लिए करते हैं, वाटर के टेम्परेचर को नापने के लिए करते हैं, और उसके साथ साथ हंटिंग के लिए और इन्वायरमेंटल चेंजेस में अडेप्ट करने के लिए। इसका साइंटिफिक नाम आता है मोनोडॉन मोनोसेरोस। ठीक है। मतलब वेल जिसके पास एक दांत है, एक हॉर्न है। यूजुअली ये पाई जाएगी आपको आर्कटिक वाटर्स में, यानी कि कनाडा के आसपास, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और रशिया वगैरह। आईयूसीएन ने इसको लिस्ट कंसर्न में डाला हुआ है। फीमेल्स तकरीबन 100 साल तक जी लेती हैं। मेल्स 84 ईयर्स तक जीते हैं, इनका भी लाइफ स्पैन कम है। और गेस्टेशन पीरियड 13 टू 16 मंथ रहता है आपका। भोपाल गैस ट्रेजेडी वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं तो रिसेंटली आपका ट्रायल इंसिनरेशन किया गया है। यानी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इसमें आपके 10 टन का जो वेस्ट है उसको यहाँ पर पीतमपुर के पास, इंदौर के पास में एक जगह आ जाती है, वहां पर इसको इंसिनरेट यानी कि जलाया जा रहा है। तो काफी ज्यादा लोगों के प्रोटेस्ट वगैरह जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। पीतमपुर लाया करता है धार में। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है इसमें आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का कैटास्ट्रोफिक लीक हुआ था यूनियन कार्बाइड वाली फैसिलिटी से, है ना। एक ऐसा केमिकल होता है जिससे आप कार्बोमेट पेस्टिसाइड्स बनाते हो और एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है ह्यूमंस के लिए। शेंडरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो दो नई स्पीसीज आ जाती हैं जंपिंग स्पाइडर्स की, वो आपकी यहाँ पर पाई गई हैं। कहाँ है शेंडरने? इट्स हाँ ये रही, यहाँ पर है नीलगिरीज। ठीक है। वेस्टर्न घाट्स केरल में लाई करती है और ये आ जाता है अगस्थ्यमला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट। एंडेमिक स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है, उसका नाम होता है ग्लूटा ट्रेवाना कोरिका। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? चेन कुरिंजी के नाम से जानते हैं, जो थोड़ा ब्लू जैसा दिखता है। ठीक है। अब इसकी जो बाउंड्री है वो किस किस के साथ में आ जाती है? इसकी बाउंड्री आ जाती है कलक्कड़, क्या बोलते हैं, एक सेकंड, कलक्कड़ के साथ ये है ना, कलक्कड़ मुंतसाई टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। टाइगर रिजर्व आता है आपका कलक्कड़, उसके साथ में मैच करती है इसकी बाउंड्री। और नीलई जो आ जाती है, नीलई 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 भी यहाँ पर शायद नहीं दिखाई है, नीलई आ जाती है, उसके साथ भी आ जाती है। ठीक है। रिवर शेंडरने नाम की रिवर फ्लो करती है यहाँ से, कहुरक्ति भी करती है, कुलाथुपुहा भी करती है। और यहाँ के जो फॉरेस्ट आते हैं इनको बोला जाता है मृस्टिका स्वाम्प फॉरेस्ट। ठीक है। फौना में तो बहुत सारी वेराइटीज आपकी मिल जाती है। गिलोय यानी कि गुड़चिल की बात करें, गिलोय का जो जूस है काफी ज्यादा पॉपुलर था कोविड के टाइम पे।
तो PUBMED का डेटा ये दिखाता है कि 376% राइज हुआ है गिलोय रिसर्च में पिछले 10 सालों में। इससे इस मेडिसिन में ग्लोबल इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। इसके फीचर्स की बात किया जाए तो ये एक क्लाइंबिंग श्रब है, तो ऊपर की तरफ चढ़ती है और बिलोंग करती है आपकी मैनीस्पर्मासेई फैमिली। ठीक है, ये आपकी ट्रॉपिकल इंडिया की नेटिव है, हमारे यहाँ पाई जाती है। 25 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में थ्राइव करती है। 500 मीटर के एलिवेशन पे पाई जाती है। इसके अंदर में पाए जाते हैं टर्पेनोइड्स, एल्गेलॉइड्स, लिग्नेंस और स्टेरॉइड्स। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे प्रोमिनेंट नाम आते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन। नेशनल साइंस डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है उनकी रमन इफेक्ट की डिस्कवरी को कमेमोरेट करने के लिए। रमन इफेक्ट के बारे में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, जो साइंस का टॉपिक आ जाता है आपका। इनका बर्थ तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस इनकी स्थापना की। इनको सर यानी कि नाइटहुड की उपाधि 1929 में दी गई। नोबेल प्राइज 1930 में जीता था रमन इफेक्ट के लिए, और भारत रत्न इनको 1954 में दिया गया। उसके बाद में आदित्य L1 पेलोड जो है उसने सोलर फ्लेयर कर्नल का एक पहला इमेज उसको कैप्चर किया है ना। यानी कि इनका जो अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है इसका नाम है स्वीट। ठीक है, स्वीट का जो पेलोड है आदित्य L1 के ऊपर, इन्होंने एक सोलर फ्लेयर को ऑब्जर्व किया है जो कि बहुत ज्यादा इंटेंस कैटेगरी का आ जाता है। अब आदित्य मिशन के बारे में तो आपको बहुत पता ही है कि भैया इसको पहला हमारा इंडियन स्पेस मिशन आ जाता है जो सन की स्टडी करने के लिए 2023 सितंबर में लॉन्च किया गया था। ये हेलो ऑर्बिट में रखा गया है, यानी कि यहाँ लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के आसपास सन अर्थ सिस्टम के बीच में, ताकि कंटिन्यूअसली सन को ऑब्जर्व कर सके। अब ये जो लैग्रेंज पॉइंट्स आते हैं ये हमारे वो पोजीशंस आते हैं जहां पर दो लार्ज बॉडीज के बीच का जो ग्रेविटेशनल पुल आता है वो आपका इक्वल आता है। तो इससे ना तो सन इसको अपनी तरफ खींचेगा ना अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, है ना। इसका काम आ जाता है क्रोमोस्फेयर और कोरोना की स्टडी करना है, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग की स्टडी करना है, CMEs कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं उनकी स्टडी करना है। टोटल 7 पेलोड्स जो हैं वो आपके इसके ऊपर आ जाते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका एक आता है VELC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्वीट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी। फिर आता है हमारा सोलेक्स। सोलेक्स जो है इसका नाम है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और हमारा आ जाता है आपका HELI, 1OS, यानी कि हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और यहाँ पर आपके एस्पेक्ट्स भी आ जाता है। एस्पेक्ट्स क्या है? आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद आता है हमारा पापा। पापा मतलब है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। और उसके साथ साथ बहुत सारे हाई रेजोल्यूशन और डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स भी आ जाते हैं। अब सोलर फ्लेयर्स क्या होती है? सडन और इंटेंस बर्स्ट होते हैं सोलर एनर्जी का। ठीक है, लाइट या रेडिएशन के फॉर्म में हाई एनर्जी होता है जो कि सोलर एटमॉस्फेयर से चारों डायरेक्शंस में जाता है। इनको इनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है A, B, C, M और X। यानी कि ए से बी में जाओगे तो 10 गुना ज्यादा इंक्रीज है, बी से सी में मतलब 10 फोल्ड ज्यादा इंक्रीज आ जाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। सोलर स्टॉर्म्स, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स वगैरह इससे डेवलप हो जाते हैं। फेरीहाइड्रेट की बात करें तो एक नई स्टडी की गई है और उससे ये देखा गया है कि मार्स के जो रेड कलर आता है ये फेरीहाइड्रेट की वजह से आता है। इससे पहले समझा जाता था हेमिटाइट की वजह से आता है जो कि आयरन का एक फॉर्म है ना। अब हेमिटाइट से अलग फेरीहाइड्रेट जो रहता है ये ठंडे पानी में बहुत तेजी से जनरेट होता है। मतलब कि अगर ये यहाँ पर है तो इससे पता चलता है मार्स पे कभी पानी हुआ करता था। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे हेमिटाइट और गोथाइट जो है उसके भी हमें कुछ मिनरल्स के एग्जांपल्स वगैरह मिले हैं। ठीक है, और इसमें क्या है भाई, और तो उसमें कुछ नहीं है। शरीर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के एक गांव में लोगों के बाल बहुत तेजी से झड़ने लगे तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रिपोर्ट की। और उन्होंने ये पाया कि यहाँ पर जो चावल गेहूं दिया जा रहा है राशन की दुकानों से, PDS की दुकानों से, उस गेहूं को कंज्यूम करने के बाद में लोगों के बाल जो है वो काफी ज्यादा झड़ रहे हैं। सेलेनियम छोटी छोटी अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होता है, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में पहुंच गया तो फिर काफी सारी समस्याएं होने लगती है।
ठीक है। तो सेलेनियम वैसे तो सॉइल में नेचुरली अकर करता है और प्लांट बेस्ड फूड को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। सोलर साइकिल की बात करते हैं तो सोलर मिशंस में जो इंक्रीमेंट देखा जा रहा है वो इसीलिए क्योंकि हमारा सोलर मैक्सिमम जो है वो अप्रोच कर रहा है। सोलर मिशंस जैसे आदित्य L1 इसरो के द्वारा हो गया है ना, प्रोबा 3 जो है जो ईएसए के द्वारा हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, और पंच आपका आ जाता है नासा के थ्रू। हर 11 साल में क्या रहता है कि सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कर जाती है फ्लिप, मैग्नेटिक पोल स्विच कर जाते हैं, इसी को सोलर साइकिल बोला जाता है। ठीक है। अब ये जो सोलर मैक्सिमम आता है ना, इसको सबसे बेस्ट पीरियड माना जाता है सन की स्टडी करने के लिए, है ना। सबसे ज्यादा सन के ऊपर स्पॉट्स आपको दिखेंगे, सोलर एक्टिविटी क्या बोलता पीक रहता है एक तरीके से कि सबसे ज्यादा सन स्पॉट पे दिखते हैं। और उसके साथ साथ CMEs जो रहते हैं उनका भी काफी ज्यादा इरप्शन होता है, कोरोनल मास इजेक्शन आपका होता है। और सोलर मिनिमम इसका सबसे अपोजिट आ जाता है, मतलब लीस्ट एक्टिविटी वाला। चलो, अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर कि इकोनॉमिक्स के या इकोनॉमी के हमारे कौन से करंट अफेयर्स। सबसे पहले, इंडियाज पॉवर्टी मेजरमेंट फ्रेमवर्क नीड्स अर्जेंट रिवीजन टू रिफ्लेक्ट राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड। स्टडी का ये कहना है कि इंडिया के जो गरीबी तय करने के मापदंड हैं उनको अर्जेंट रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है ना। 2022-2024 का हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे का जो डेटा था उसको 2011 और 12 के साथ कंपेयर किया गया और पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के चेंजेस को देखा गया। पॉवर्टी HCR आ जाता है, मतलब कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन आपकी पॉवर्टी लाइन से, गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। कुछ हमारे पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स आ जाते हैं कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है ना। यानी कि आपके लोग जो है वो कंज्यूम चीजों को ज्यादा कर रहे हैं, तो बिलो पॉवर्टी लेवल से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। एग्जिस्टिंग ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस की बात करें तो दो कमिटीज आई थी आपकी, एक तो आई थी तेंदुलकर और दूसरी आई थी रंगराजन, है ना। ये थोड़ी आउटडेटेड हो चुकी है और करंट डिप्रिवेशंस को ये आपकी नहीं बताती हैं। तो कुछ हमारे पॉवर्टी मेजरमेंट्स के तरीके आ जाते हैं, लाइक एब्सोल्यूट पॉवर्टी आ जाता है, फिक्स्ड इनकम के बेसिस पे देखा जाता है, रिलेटिव पॉवर्टी आता है, इसमें ओवरऑल जनता का कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और आपका कितना है। अब जैसे आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं लेकिन अंबानी के कंपैरिजन में तो आप गरीब ही रहेंगे, है ना, इस तरीके का। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आती है, इसमें हेल्थ एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखा जाता है। और सब्जेक्टिव पॉवर्टी कि आप अपने आप को कितना गरीब महसूस करते हो, इसके बेसिस पे आएगा। उसके बाद नवरत्न स्टेटस इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC को दिया गया, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC को दिया गया। तो भैया हमारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को रत्न स्टेटस दिए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे, है ना। कि भैया अगर आपको महारत्न स्टेटस देना है तो आपके पास में नवरत्न स्टेटस होना चाहिए, आपका एनुअल टर्नओवर कितना है, नेटवर्थ कितनी है, नेट प्रॉफिट कितना आता है, ग्लोबल प्रेजेंस में क्या है, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये आपके मिनी रत्न के लिए, नवरत्न के लिए सबका जो है यहाँ पर दिया गया है। जो चीजें यार देखो एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, बहुत ज्यादा डेटा ज्यादा है उसमें, एक्सप्लेन करने का कोई सेंस नहीं बनता है। अब उसके बाद बात करते हैं जयपुर डिक्लेरेशन ऑन सर्कुलर इकोनॉमी। तो 12th रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जो एशिया और पैसिफिक का है वो कंक्लूड हुआ, जयपुर डिक्लेरेशन को मेंबर कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। ये एक वॉलेंटरी डिक्लेरेशन है, मतलब कि मटेरियल जो कंज्यूम किए जाते हैं जीरो से लेके उनके एंड तक उसको कैसे यूज किया जाएगा। कोलैबोरेटिव नॉलेज प्लेटफॉर्म आ जाता है जिसमें आपकी C3 सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी भी मतलब आ जाता है। उसके बाद इंडिया कैपिटल्स गेन टैक्स की बात करते हैं तो इंडिया ने रिसेंटली डिसीजन लिया है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पे हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कैपेक्स, यानी कि कैपिटल गेन्स टैक्स। काफी ज्यादा मुद्दा हुआ, यानी कि कोई भी टैक्स जो आपका लगाया जाता है तो उससे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया में डिक्लाइन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आप टैक्स लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है बंदा अपना हाथ पीछे खींचेगा। कैपिटल गेन्स टैक्स आपका जो है वो उन प्रॉफिट्स पे लगाया जाता है जो आपने कैपिटल एसेट्स को बेचने के बाद में कमाया है। इस एसेट्स में स्टॉक भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी गोल्ड भी हो सकता है। जब ये एसेट्स बेचे जाते हैं तो प्रॉफिट आपका जो आता है उसको बोला जाता है कैपिटल गेन्स। दो टाइप के कैपिटल गेन्स टैक्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपका, है ना। ये तब अप्लाई होता है जब आप एसेट्स को शॉर्ट ड्यूरेशन में बेच रहे हैं और इस पे जो है थोड़ा ज्यादा हायर रेट का टैक्स लगाया जाए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स
ये तब होता है जब एसेट्स को आप एक लंबे टाइम तक रख रहे हो अपने पास, और इसमें यूजुअली आपको एक लोअर रेट लगाया जाता है ताकि देश में लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकें। तो भाई ये था हमारा करंट अफेयर्स। आप नीचे सीडीएस ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में जाओगे, 2025 में जाओगे और मार्च में जाओगे तो आपको फर्स्ट वीक जो मार्च के करंट अफेयर्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है। करंट अफेयर्स को थोड़ा अपडेट कर दिया है, थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, थोड़ा और ज्यादा कंसाइज कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। बट जो जरूरी करंट अफेयर्स है उनको क्रॉस नहीं किया गया है। ठीक है। सबसे लास्ट में आपको रिमाइंड करना मतलब पड़ेगा मुझे कि अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्सेज के लिए 8839961158 पर आप डीएम कर सकते हैं। हमारे अपकमिंग ऑफलाइन कोर्सेज तो हैं जिनको मैंने डिस्क्राइब कर दिया, बट ऑनलाइन कोर्सेज भी हमारे सीडीएस के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन भी मैं भेज दूंगा। ये आपके सितंबर 20 के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको दोनों में से किसी में भी इनरोल करना है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एफकेट हो, या फिर चाहे वो सीएपीएफ एसी ही क्यों ना हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द वीडियो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू यू ऑल।